हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का जीके इन्फो ट्यूबर पे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो गया है और आज हम लेसन नंबर सेकंड करेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो मुगल बादशाहों में जो औरंगजेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उससे पहले उन्होंने ही काफ़ी लंबे टाइम तक अपना शासन किया था और उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और 1707 के अंदर मैंने जैसे ही बताया कि उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे वो मुगल है वो सूबेदार बन गए और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि जब वो लोग अपनी सूबेदारी जमाने लगे, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे, तो दिल्ली का फिर अस्तित्व ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया प्रभावी रूप में। उसके बाद आता है 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्टेज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। और क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पे कब्जों में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में अपने एक परमिशन लिया था और उसके बाद में उस टाइम उनको ये नहीं था कि हम इन इलाकों पे कब्जा कर लेंगे, ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं। लेकिन जब उनको अपना काम में इंजॉय मिलने लगा और काम में एक अच्छा वो लगने लगा कि प्रॉफिट है काफ़ी, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वो एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ऐसे क्यों हुआ था ये। तो ये देखो, मुगल बादशाह थे कैप्टन जो हडसन है, इन्होंने बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को गिरफ्तार किया था। तो औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बाहरी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। और जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी के ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला, क्योंकि इनको रंगून की जेल के अंदर भेज दिया गया था और वहीं उनकी डेथ हो गई थी। तो पूर्व में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर और इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी की दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में जो वाणिज्यिक कंपनियां वो मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है तो वह सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड, इसको क्या बोले, आशा अंतरी नाम की जगह है वो, उसको केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते समय पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे और पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। उसके बाद आता है 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। पहले क्या आया था, पुर्तगाली आए थे और उसके बाद में आए थे डच, और कुछ समय बाद ही फ्रांसीसी आ गए। फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। और समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी और यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें हैं वो बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा है वो गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे, आपस में उनको भगा दे ताकि वो मुनाफा कमा सके, क्योंकि सबका काम एक ही था, सस्ती चीज़ें पकड़ना और महंगी चीज़ें बेच देना उनको। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच है वो लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। आपस में लड़ के एक दो कंपनियों को भगा देना। 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और जहाज में जो माल लदा हुआ था उन जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। तो ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासक है वो भी आपस में टकराने लगे थे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए ये कैसे हुआ।
आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में व्यापार शुरू करती है, तो वो कैसे करती है। पहले ईस्ट इंडिया पहले इंग्लिश फैक्ट्री है वो 1751 के अंदर हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन्हीं व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनसे कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों के पास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली और इन्हीं में से एक गांव कालीकाता था, जिसको कालीकट या कलकत्ता जिसको बोल सकते हैं हम, अभी से कोलकाता कहा जाता है, कालीकाता। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान है वो जारी कर दे। फरमान होता है एक शाही आदेश देना, मतलब राजा की सेना की तरफ से एक शाही आदेश देना। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए जैसे औरंगजेब है के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी। मतलब जो निजी तौर पे अपना व्यापार चला रहे थे, प्राइवेट धंधा कर रहे थे, उनको ये छूट नहीं थी। सिर्फ एक कंपनी को ये मतलब शुल्क मुक्त व्यापार का है वो अधिकार मिला हुआ था कि उन पे कर नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार करे क्योंकि वो भी धीरे धीरे है वो सूबेदार बन बैठे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब है वो मुर्शिद कुली खां है विरोध क्यों नहीं करते, तो उन्होंने फिर विरोध करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, व्यापार से युद्धों तक। तो धीरे धीरे जब उन्होंने विरोध किया तो व्यापार और फिर व्यापार से बात आई है वो युद्धों तक आएगी। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव है वो काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी कि मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, पहले मुर्शिद कुली खां आए, फिर अली वर्दी खां आए और उसके बाद आएंगे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो इनका आप ये क्रम है वो ध्यान में रखना, मुर्शिद कुली खां बंगाल के, फिर अली वर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियायतें हैं वो को देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार है वो देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उन्होंने कहा कि हम आपका कोई कर भी माफ़ नहीं करेंगे। ये रियायतें देने से उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो शक्तिशाली थे और व्यापार का अधिकार देने के बदले उन्होंने कहा कि हम आपसे कर लेंगे, नजराने मांगे। उन्होंने उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया कि आप सिक्के नहीं ढाल सकते और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। जहाँ तक आपको जगह दी गई है सिर्फ आप वहीं तक रखेंगे। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल है वो सरकार की राजस्व वसूली है वो कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत है वो कमज़ोर पड़ रही है। तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। उसके बाद आता है कठपुतली। कठपुतली एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के इशारों पे नाचता है तो उसे आप कठपुतली कह सकते हैं। तो ऐसे ही बोला जाता है। और ऊपर देखते हैं कुछ रहा तो नहीं साइड में। एक ये वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसे चीज़ों को सस्ती कीमत पे खरीद कर आप ज़्यादा कीमतों में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इसको बोलते हैं वाणिज्यिक, मतलब एक व्यापार का तरीका, व्यापारिक सिस्टम। तो ये मैंने आपको बता दिया फैक्टर वाला। और व्यापार से युद्धों तक ये भी हो गया। उसके बाद क्या आया, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। वो कह रहे हैं कि स्थानीय जो अधिकारी हैं वो बेतुकी मांगे कर रहे हैं और हमारा व्यापार है वो तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। मतलब वो कह रहे हैं हमारा शुल्क हटा लो, लेकिन बंगाल के नवाब बोलेंगे हम शुल्क लेंगे ही लेंगे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें आबादी बढ़ानी होगी, गाँव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो ये टकराव है वो दिनों दिन गंभीर होते गए और मतलब क्या हुआ, फिर लड़ाइयाँ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो इन टकरावों की परिणति है वो प्लासी के प्रसिद्ध रूप जो युद्ध है उसके रूप में हुए और फिर प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु, पहले आए मुर्शिद कुली खां, उसके बाद आए अली वर्दी खां, उसके बाद आए सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब। तो कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था कि ये तो और भी ताकतवर है। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। मतलब सिराजुद्दौला की जगह ऐसा बंदा चाहती थी। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी है उनमें से मतलब उनके जो अपोजिट लोग खड़े हैं उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कोशिश की और जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म किया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलेबंदी रोककर बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने काशिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों ने हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजों के जो जहाज़ थे उनको घेरे में लिया। इसके अलावा नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया।
कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। और इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजदौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, क्योंकि अंग्रेज जो अधिकारी है वो रॉबर्ट क्लाइव थे और प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। वो कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक, इसका सेनापति जो था मीर जाफर, उसकी कारगुजारी थी। उसने उसके साथ धोखा किया था। मीर जाफर ने किसके साथ में? सिराजुद्दौला के साथ में। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा भी नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को उठाकर मीर जाफर को कि आपको हम नवाब बना देंगे, ताकि वो कठपुतली बनी रही। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि प्लासी का ये नाम क्यों पड़ा था। दरअसल असली नाम प्लासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने प्लास के फूलों के कारण कहा जाता था और प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था, जिसका होली पे इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से ये नाम पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देंगे, ऐसा उनको लालच दे करके और उनके खिलाफ कर दिया उनको। फिर क्या हुआ, संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे इतना शोर मचाना उचित हो। मतलब क्या किया, इंग्लैंड के जो लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासकीय महत्वाकांक्षाएं थी उनकी, वो तो उसको अविश्वास से देखते ही देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उनका एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट था, उन्होंने कलकत्ते से ये चिट्ठी भेजी थी। तो नवाब की शिकायतें आगे आएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। कंपनी ने जीत लिया क्योंकि सिराजुद्दौला हार गए, तो कंपनी की पहली बड़ी जीत होती है। इसी ने फिर अंग्रेजों को मतलब यहाँ पैर जमाने के लिए मतलब और ज़्यादा मजबूत कर दिया। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना, जो उसके खिलाफ हो गया था। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी है वो संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मुख्य उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत क्या थी। तो जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो वो भी सारी बातें उनकी मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने फिर मीर जाफर ने क्या किया, थोड़ा सा विरोध करना शुरू कर दिया, मतलब सारी बातें मानने से इनकार कर दिया। तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हरा दिया और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा फिर नवाब बना दिया गया, जिसको पहले हटाया था उन्होंने। और अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। तो कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे हैं वो बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐसा ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो ये उन्होंने किसने बोला था? अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये रॉबर्ट क्लाइव का कथन है। कई बार ये पूछा जाता है कि किसने कहा था। तो 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु भी हो गई, तब कंपनी के इरादे और भी बदल गए और कठपुतली नवाब के साथ कठपुतली जो नवाब था उनके साथ भी उनके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो उसने बोला था कि हमें तो अब खुद ही नवाब बन के बैठना पड़ेगा। तो आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। मुगल सम्राट ने कंपनी को ही दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल होगी कंपनी की। और 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन में लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उसमें ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत है वो उठा सकती थी।
उसके बाद आता है हमारा, जैसे बीच में आया है थोड़ा, नवाब की शिकायतें। 1733 में क्या हुआ, बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में ये कहा कि जब ये पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। तो ये कौन शिकायत कर रहा है, नवाब कह रहा है कि क्योंकि पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उन्होंने ये परमिशन मांगी कि सिर्फ हमें एक फैक्ट्री लगाने दो, लेकिन उन्होंने तो धीरे धीरे सारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और नवाब भी खुद बन बैठे हैं। तो क्या हुआ, थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए, उन्हें वो ज़मीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं, दीवारों पर उन्होंने न जाते कितनी तोपें तैनात कर दी न जाने। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर दिया है और 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनकर लूट खसोट रहे हैं। तो ये शिकायत है। उसके बाद में है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के खुद के अफसर थे वही नवाब बन बैठे, क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव ने बोल ही दिया कि हमें अब खुद ही नवाब बनना होगा, तो नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अपना काम खुद ही करेंगे वो। लेकिन इसके और कुछ फ़ायदे ये थे कि कंपनी का हर कर्मचारी है वो नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, क्योंकि कुछ लोगों को फिर जेलसी भी तो होने लगी ना। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाब थे उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाब थे वो इस बात के लिए उनको बाध्य कर दिया था कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पे, मतलब निजी गिफ्ट के तौर पे ज़मीन और बहुत सारा पैसा दो। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली, इतना पैसा उसने इकट्ठा किया था। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी, और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद जब हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत है और 401.102 पौंड के नहीं 401 और 102 पौंड के बराबर थी। मतलब बहुत ज़्यादा रकम इन्होंने इकट्ठी कर ली थी। पौंड की मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पे सफाई दी। कई बार ये क्वेश्चन भी आता कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो कौन से उस पर लगे थे, नवाब के ऊपर लगे थे, कौन से अंग्रेज अधिकारी के ऊपर लगे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर लगे थे, क्योंकि उसने इतना पैसा फैला लिया था कि गवर्नर के जो दूसरा कार्यकाल थे उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का उसका काम सौंपा, और उसने क्या किया, खुद अपना ही घर भर लिया। तो उसको फिर क्या हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप में उसको गिरफ्तार किया था। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत है वो संदेहास्पद लग रहे थे, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से तो बरी कर दिया, लेकिन 1774 में उसने फिर आत्महत्या कर ली थी। कंपनी के सभी अफसर हैं वो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए, बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में मौत का निवाला बन गए। उनके अलावा उन सभी को भ्रष्टाचार और बेईमानी भी, मतलब बेईमान मानना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस ये थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी है वो बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया, और उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का जो अंग्रेजी संस्करण बन गया, और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में भी उनका मजाक है वो उड़ाया जाता था। उसके बाद देखो क्या हुआ, क्लाइव खुद को कैसे देखता है। जब उसको भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया तो संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। तो उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की लड़ाई ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर लिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सारे जो सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच में से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे, एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। वो ये बोलता है अपने बारे में। उसके बाद में है कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजाने इलाके में कंपनी के सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 के अंदर, तो कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए, और ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से क्या हुआ, कंपनी के अधिकारी है वो भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पे किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। और कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, तो उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती
थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका है वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक आए तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका है वो कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि नवाब जो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके हैं वो छीन लिए गए। उसके बाद आता है टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पे खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से बात समझी जा सकती है। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 82 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार है वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी लाल मिर्च और इलायची खरीदती थी। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात है उस पर रोक लगा दी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, मतलब उसको मजबूत बनाया। उसके बाद आता है सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे और अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है, कि इनको मार डालो तभी हमारा कब्जा है वो अच्छी तरह जमा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, मैसूर के राजा अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रृंगापट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते टीपू सुल्तान मारे गए, हैदर अली भी मारे गए थे। मैसूर का कामकाज है पुराने वोडियार राजवंश के हाथों को सौंप दिया गया। उसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि है वो थोप दी गई। उसके बाद आता है मराठों से लड़ाई। तो बीच में थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं उसको शेर ए मैसूर क्यों कहा जाता है। टीपू की कहानियाँ, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है, मतलब जनश्रुतियाँ जहाँ लोगों से हम सुनते हैं बातें। प्रचलित किस्सों से उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपनी फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पे साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी कारण उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा और उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर है वो लगाई जाती थी। उसको एल्बर्ट म्यूजियम जो विक्टोरिया है लंदन, वहाँ पे रखा गया है नकली शेर, ये देखो। और उसके बाद आता है मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी है वो मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना है वो चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर है वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के प्रसिद्ध दो मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर लिया। पहला युद्ध है वो 1722 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। पहला युद्ध कब हुआ? सालबाई की संधि के साथ 1782 में, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा आंग्ल मराठा जिसको हम बोलते हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया। तो इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली स्थित भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो यहाँ मराठे हैं उनको भी कुचल दिया। उसके बाद आता है सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरुआत की गई। सर्वोच्चता का मतलब सबसे ऊंचे हम। कंपनी का दावा कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह एक भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार है वो अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया है वो बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कितूर मतलब आजकल का कर्नाटक के छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के अंदर, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और
1929 में वो जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पे लटका दिया गया। रायन्ना आखिरकार वो भी मर गए। प्रतिशोध के मतलब बदले के ऐसे कई उदाहरण हैं, वो आप इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी और कंपनी को ये भय था कि कहीं रूस का प्रभाव है पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। इस डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी है वो कब्जे के अंदर आ गया और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। यहाँ महाराणा रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत है, उन्होंने बहुत विरोध किया कंपनी का। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया, मतलब धीरे धीरे करके सब जगह। उसके बाद आता है विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। ये लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बने थे तो लॉर्ड डलहौजी की एक नीति अपनाई। लॉर्ड डलहौजी ने, उसको दिया गया विलय की नीति। विलय का मतलब विलय कर देना, किसी भी मतलब राज्य को पकड़ के अपने शासन में मिला लेना और उसको बोल दिया विलय करना। अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कई रियासतें जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, ये सब है वो हथिया के और अपने अंदर मिला लिया। फिर झांसी, जैसे झांसी की रानी थी तो वहाँ पे भी उसका, क्योंकि वो उसका पुत्र है, वो दत्तक पुत्र जो था, तो अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार क्या हुआ, 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब, मतलब अवध को क्या करेगी वो, कि अवध की जो जनता है उसको नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। कहते कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया था और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह के अंदर शामिल हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की बात आती है अब, ने बहुत सारे वो बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल, बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बढ़े हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उसमें 3 प्रेसिडेंसी मेन थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हर एक का शासन है वो गवर्नर के पास। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, कई प्रशासकीय सुधार की, न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार है वो खासतौर से उल्लेखनीय हैं। तो 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया कि हर जिले के अंदर 2 अदालतें होंगी। तो अदालतों का काम इन्होंने, न्याय व्यवस्था विशेषकर सुधारी, फौजदारी और जो दीवानी अदालतें। दीवानी के मुखिया है यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। उसके बाद जैसे महाभियोग होगा, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। मुफ्ती वही हो गया, काजी एक न्यायाधीश होगा और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है, मतलब ये 2 लोग थे यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि वॉरेन हेस्टिंग्स किस पे मुकदमा चलाया गया था, कौन से मतलब गवर्नर जनरल पर बंगाल के, तो मुकदमा चलाया गया महाभियोग का, तो ये उनके ऊपर चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे और इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों ने मुसलमान कानूनों की एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई और भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसे कि नाम से पता चलता है उसका नाम मुख्य क्या है, लगान और कर इकट्ठा करना, और न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, दरोगा की सहायता से जिले में कानून, मतलब इसकी देखरेख में वो लोग कार्य करेंगे, काजी, मुफ्ती वगैरह। उनका कार्यालय जो था वो कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। उसके बाद आती है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ शासन में सुधार
के विचार तो आई, लेकिन उसकी असली सत्ता है वो सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज है वो मुख्य रूप से घुड़सवार मतलब घोड़े पर चलने वाली प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीर अंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता और मुगल साम्राज्य का एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार है वो मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो सूरत बदलने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उन्हें भी ये तरीका अपनाया और अंग्रेज अपनी सेना को सिपोही या आर्मी कह के बुलाते थे। आर्मी वालों को मतलब सिपोही बोलते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकें बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरतें हैं वो कम होती गई। इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य है वो बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट का मतलब बंदूकें, तोड़ेदार और मैच लॉक से मतलब लेस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक अवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता था और जब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा है वो नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को भी नज़रअंदाज कर देते। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। वो मतलब जो काम उनको नहीं करने होते जिस जाति धर्म में, वो धक्के से करवाते थे। तो क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? तो सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में बदलाव आ रहे थे। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इनका डिटेल से, और जो कुछ रह गया वो देख लेते हैं। मैचलोक सवार आपको बता दिया। घुड़सवार धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र है वो ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने एक भारी बंदूक, उसको मस्केट बोलते हैं। मैचलोक शुरुआती दौर की बंदूक होती थी जिसमें बारूद को माचिस की मतलब चिंगारी दी जाती थी। और उसके बाद में जैसे ये आ गया हमारा, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड जो बर्क है उन्होंने बोला था, ये भाषण दिया था, मैं उनके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया, और अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और उनके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स पर जब महाभियोग चलाया एडमंड बर्क ने, तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो उसके बाद हमारा क्या रह गया निष्कर्ष में हम क्या बोलेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति, क्योंकि एक बार उन्होंने परमिशन मांगी थी फैक्ट्री स्थापित करने की, धीरे धीरे उन्होंने सारी जगह कब्जा कर लिया, तो पूरे मतलब भौगोलिक क्षेत्र पे। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज होगी। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, वापस से चलने वाले जहाज़ों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। और इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार है वो भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। देखो कितना सारा कब्जा कर लिया उन्होंने। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव, उन पे भी प्रभाव था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी वो पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। उसके बाद आता है दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में उनको बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीकी के दक्षिणी सिरे तक स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। और 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। और वो क्या कहता है, ये मालूम होने पर पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है। हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के रोक ली और नीलामी के माल की नीलामी होने मतलब में एक स्त्री पुरुष और 3 बच्चे हैं। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा और अलग अलग खरीदारों को बेच दिया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। ये दृश्य दिल को पिघलाने वाला था और इसके विपरीत मौजूद जो दर्शक है उनके चेहरे हंसते हुए असंवेदनशील थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा क्या रहा होगा उस टाइम के अंदर। तो ये सब है। उसके बाद ये जोड़े बनाई दीवानी। ये देखो, पहले वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। सिपाही जो फौजी लोग होते हैं उनको बोला है फौजी, मतलब सिपाही को सिपाही। फौजदारी अदालत मतलब फौजदारी अदालत होगी। दीवानी अदालत शेर ए मैसूर हो गया टीपू सुल्तान। और रानी चेन्नम्मा है, उसने क्या किया था, कितूर के अंग्रेजी विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये सब है। भू राजस्व वसूल करने का अधिकार है वो किसको था, ये
दीवानी। तो ये आज का हमारा सेकंड लेसन कब ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम तीसरा लेसन लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए टेक केयर।